सो दिस इज स्कूल पैटर्न सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर खत्म करेंगे एज पर द सिलेबस ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज है जिसमें उतना ही सिलेबस कवर होगा, उतना ही स्कोप कवर होगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन लाइक आईएससी और सीबीएसई में आता है। तो सी द सेकेंड चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, हम लोगों ने कूलम्स लॉ में देखा था कि अगर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, करेक्ट, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। या तो चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे अगर वो ऑपोजिट साइन के होंगे, या तो वो रिपेल करेंगे अगर वो सेम साइन के होंगे, करेक्ट। तो अगर आप कूलम्स लॉ का कंसेप्ट देखो तो एक चार्ज सीधे दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, ठीक। अब माइकल फैराडे ने यहां फील्ड का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि होता क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी चारों तरफ एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है। क्या बनाता है? रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये हमें दिखेगी नहीं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हमें चार्ज के चारों तरफ दिखेगी, ये इनविजिबल रीजन होती है, करेक्ट। जैसे मान लो एक कोई लाइट बल्ब है, तो लाइट बल्ब अपनी चारों तरफ एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है। अभी आप जिस रूम में बैठे हो वहां में भी कोई बल्ब ऑन होगा तो उसकी रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? ये विजिबल लाइट जिसमें हम सब कुछ देख पा रहे हैं, करेक्ट। तो उसी तरह कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अपनी चारों तरफ क्या बनाता है? एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है। और अगर आप इसमें कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज लाते हो, इस रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में वी आर ब्रिंगिंग अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? वी आर ब्रिंगिंग अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये जो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दिस रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस अनदर चार्ज, करेक्ट। ये फील्ड का कंसेप्ट होता है, ठीक। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या कंसेप्ट होता है कि कोई भी मास अपनी चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, और कोई भी दूसरे मास को अगर आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड में लाते हो तो ये फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, करेक्ट। तो अब यहां पे देखो क्या हो गया, दो चार्जेस के बीच की जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी उसके बीच में एक एजेंट आ गया। कौन एजेंट आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा एजेंट आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अब हम लिख सकते हैं, अगर हम फील्ड मॉडल को देखें, ठीक, अगर हम फील्ड मॉडल को समझे तो यू कैन से फील्ड मॉडल क्या है? एक इंटरमीडिएट एजेंट का रोल प्ले करता है। क्या करता है? एक इंटरमीडिएट एजेंट का रोल प्ले करता है दो चार्जेस के बीच में। यानी चार्जेस सीधे आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, इनके बीच में क्या आ गया? एक एजेंट आ गया, यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके थ्रू ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। गॉट इट? तो फील्ड इज बेसिकली, यू कैन से, an intermediate agent for transmission of force between two charges, correct। तो कूलम्स लॉ में आपने देखा था दो चार्जेस के बीच का डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट फोर्स। अब आप समझो कि चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे लगाता है? फील्ड के थ्रू, ठीक। ये हो गया फील्ड मॉडल। तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू कैन से द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट? द रीजन ऑफ space around any electric charge in which another electric charge experience an electric force, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि field plays an intermediate role for the forces among two charges, correct। तो ये हो गई एक क्वालिटेटिव मीनिंग कि एक फिजिकल सिग्निफिकेंस फील्ड का होता क्या है, करेक्ट। अब देखो, फील्ड इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। समझना, फील्ड क्या है? फील्ड क्या है बेटा? फील्ड इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर कोई भी फील्ड की आप बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अभी आप आगे मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। इसका क्या मतलब हुआ, समझे आप? इसका मतलब हुआ कि ये किसी पॉइंट पे निकाली जाती है, ठीक है। ये पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। इट कैन वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जब भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो यू हैव टू बी क्लियर कि आप किस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हो।
ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट P है स्पेस का और यहाँ फील्ड निकालना है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टारगेट पॉइंट हो गया जहां हम फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, जब आप फोर्स निकालते हो, जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हो तो किसी चार्ज पे निकालते हो, याद है, किसी चार्ज पार्टिकल पे निकालते हो। तो उसी तरीके से समझना, जब तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो किसी पॉइंट पे निकालोगे, वो किसी पॉइंट पे निकालोगे। तो जब भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा, सबसे पहले तुम्हें ये क्लियर करना होगा, ये एकदम क्लियर दिमाग में होना चाहिए कहां पे मैं फील्ड निकाल रहा हूं, किस पॉइंट पे निकाल रहा हूं। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो कहीं पे अगर आप वेक्टर ई बनाओगे तो हम इस तरीके से वेक्टर बनाते हैं। ठीक, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, और ये वेक्टर लिखते हैं। और आपको याद है हमने फंडामेंटल में पढ़ा था वेक्टर के 11th में भी और 12th में भी, मैंने जो रिकैप कराया वेक्टर, जब आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड केवल लिखते हो तो या तो केवल लेटर लिखते हो, और अगर आप वेक्टर साइन लगा रहे हो तो मॉडुलस लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी कि किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कैसे लगाते हैं। तो देखो, जब भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाओगे तो अभी तुमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होती है किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई सोर्स होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स मास होता है, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई सोर्स होगा, कोई चार्ज होगा। ठीक है, तो मान लो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है इस पे नहीं जा रहे, हमें पता लगाना है कि फील्ड है या नहीं, और अगर है तो कितनी है। ठीक है, वी आर फाइंडिंग द फील्ड। जैसे मान लो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज व्हाट, द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस रूम में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे है, और वो किसके वजह से है, प्लैनेट की वजह से है। तो सोर्स कौन है उसका, प्लैनेट। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई सोर्स होगा। ठीक, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, और जिसके थ्रू, क्योंकि अब तुम्हें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है कि नहीं, तो वी नो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो हमें दिखेगी नहीं ना, वो हमें दिखेगी नहीं, इट इज इनविजिबल। तो अगर आप जिस रूम में बैठे हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप कैसे पता लगोगे, आप देख नहीं सकते। तो अभी आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। ठीक, तो आप एक इलेक्ट्रिक चार्ज लाते हो किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाने के लिए। ऐसे चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो पहले तो कुछ मीनिंग समझ लो। सोर्स चार्ज क्या होता है, द चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो होता है जिसकी वजह से फील्ड होती है। ठीक, चार्ज रिस्पॉन्सिबल लिख लीजिए, सोर्स चार्ज, चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक तरीके से कह सकते हो यही इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो यानी अगर तुम सोर्स चार्ज में कुछ भी अंतर लाओगे तो फील्ड बदल सकती है। ठीक, क्योंकि इसी की वजह से फील्ड है। और एक होता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। इसका काम क्या होता है, देखो ये फील्ड को इफेक्ट नहीं करता, ये केवल फील्ड को मेजर करता है। तो इसका काम होता है टू डिटेक्ट एंड मेजर द फील्ड, टू डिटेक्ट एंड मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हमेशा याद रखना टेस्ट चार्ज के वजह से फील्ड नहीं है। जैसे G है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी किसके वजह से, प्लैनेट की वजह से। और तुम अगर G की वैल्यू पता लगाना चाह रहे हो तो तुम एक बॉल को लाके छोड़ दिए और तुमने देखा कि बॉल की वेलोसिटी से 5 सेकंड में कितनी बढ़ी, और फिर तुमने इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली और तुमने कहा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये जो बॉल है ना, ये टेस्ट मास की तरह बिहेव कर रही है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड को पता लगा रही है। ठीक, तो उसी तरह इसके क्लियर रखना, दो तरीके के चार्ज होंगे। एक तो सोर्स होगा, सोर्स क्या होगा, जिसके वजह से फील्ड बन रही है ना। जैसे इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है और से सीलिंग के ऊपर कोई चार्ज की लेयर रखी है,
और उसके वजह से फील्ड क्रिएट हुई है, तो ये जो लेयर रखी है ये सोर्स चार्ज हो गई। अब अगर तुम सोर्स में चेंज लाओगे तो ये फील्ड में चेंज हो जाएगा। और एक होगा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होगा? जिसको आप लेके आते हो फील्ड को पता लगाने के लिए और फील्ड को मेजर करने के लिए। क्या टेस्ट चार्ज की वजह से वो फील्ड है? नो। टेस्ट चार्ज का केवल रोल क्या है? एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड है उसको डिटेक्ट करना और मेजर करना। गॉट इट? तो मान लो किसी पॉइंट पे हमें फील्ड पता लगानी है, ठीक। एक अभी तो ये समझ में आ गया कि फील्ड पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो किसी पॉइंट पे अगर तुम्हें फील्ड पता लगानी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहां पे एक टेस्ट चार्ज से क्यू नॉट लाके रख देते हैं और पता लगाते हैं कि उस टेस्ट चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। हमें और कोई फोर्सेस से मतलब नहीं है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स से मतलब है। हो सकता है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही हो सकता है उस पर अपथ्रस्ट भी लग रहा हो, उन फोर्सेस से हमें मतलब नहीं है। हमें उस पॉइंट पे ये देखना है कि जो टेस्ट चार्ज हम लाके रखे उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है, ठीक। अब उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखिए उसकी इक्वेशन ये होती है। उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी उसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो, जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगी उस टेस्ट चार्ज पे डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये अब देखो, पहले तो मेरे को एक पॉइंट बताओ, ये क्यू नॉट क्या है? ये है टेस्ट चार्ज, ठीक। क्या इसका ई में कोई रोल है? व्हाट यू थिंक? क्या ये क्यू नॉट का वेक्टर ई में कोई रोल है? नो। करेक्ट ना? ई किसी सोर्स के वजह से है, कोई सोर्स ऑफ चार्ज के वजह से। वो सोर्स के बारे में हो सकता है यहां ना बताया जाए। क्यू नॉट केवल क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी ई एग्जिस्ट कर रही है उसको डिटेक्ट कर रहा है, उसको मेजर कर रहा है। करेक्ट? और ये एफ ई क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नॉट। एफ ई क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नॉट, ठीक। अब यहां से देखिए ये वेक्टर इक्वेशन है, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस। सो इट इज द same as the magnitude and direction of the electric force acting on a unit positive charge kept at that point। था? अब देखो, अगर यहां अभी मैं लिखा दूंगा, पहले इसको कन्विंस हो जाए। देखो ये वेक्टर इक्वेशन है और एक चीज पर मैंने यहां पे ये कहा कि देयर इज नो रोल ऑफ क्यू नॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इस पे क्वेश्चन भी आगे होगा तो ध्यान रखना कि ई पे क्यू नॉट का कोई रोल नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पे वो किसी सोर्स के वजह से है। हो सकता है प्रॉब्लम में आपको वो सोर्स के बारे में कुछ ना दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर तुम क्यू नॉट बदलते हो तो क्या वेक्टर ई बदलेगा? सोच के बोलना। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर अगर हम ये बदल देंगे तो ये भी बदल जाएगा क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है। नो बेटा, ये इस रेशियो पे डिपेंड कर रहा है ना। तुम क्यू नॉट बदलोगे तो एफ ई बदलेगा, समझ रहे हो? तुम क्यू नॉट बदलोगे तो एफ ई बदलेगा, ई नहीं बदलेगा, क्योंकि ई किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे। तो ये यहां लिख लेना, अभी एक दो प्रॉब्लम आप करोगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। देयर इज नो रोल ऑफ क्यू नॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट पी। The field at a point P is due to some source of charge may or may not be specified. The role of Q naught is just to determine it। ठीक, ये आपका Q naught का रोल कितना है? बस फील्ड को पता लगाने में, ठीक है। Now let's see। अब देखिए, जब कई बार हमें प्रॉब्लम में कहा जाता है कि डिफाइनिंग इक्वेशन लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डिफाइनिंग इक्वेशन में हम ये ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर इज, यहां पे लिमिट लगा दो, Q naught approaches 0 एफ ई बाई क्यू नॉट। ये हम कैलकुलेशन में कभी नहीं यूज करेंगे, ये कई बार एमसीक्यू में या उसमें आपको मिल जाएगी केवल लिखी हुई। समझ रहे हो क्यों लिखी हुई मिल जाती है? क्योंकि क्यू नॉट में क्या है, देखो क्यू नॉट का काम क्या है? फील्ड को पता लगाना, ठीक। फील्ड को क्या करना? पता लगाना। अब आइडियली क्यू नॉट 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू नॉट बहुत बड़ा हुआ तो वो खुद की भी एक फील्ड बनाएगा ना, हर चार्ज एक फील्ड बनाता है। तो अगर क्यू नॉट खुद की भी एक फील्ड बनाएगा तो जो फील्ड तुम मेजर करने वाले हो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वहां रिजल्टेंट फील्ड बदल जाएगी, तो हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसलिए हम क्यू नॉट को आइडियली क्या लेते हैं? अब 0 तो एक्चुअली ले नहीं सकते, तो 0 के काफी करीब लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डिफाइनिंग इक्वेशन है। ये क्या है? डिफाइनिंग इक्वेशन है। इसका कैलकुलेशन में कहीं काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये लिखने को आता है कि डिफाइनिंग इक्वेशन, तो ऐसे बस लिखेंगे, ठीक। अगला पॉइंट देखो, अब अगर तुम फील्ड का मैग्नीट्यूड कहीं पे पता लगाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे पता लगाओगे कि अब ये पॉइंट P है और यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मेरे को पता लगानी है। तो यहां पे मैं एक क्या लाके रख दिया?
टेस्ट चार्ज से क्यू नॉट, ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इस पे मॉड लगा दो। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड या तो ये लिखो, या अगर वेक्टर लिख रहे हो तो मॉडुलस लगा दो ना, याद है ना, अभी बताया था वेक्टर का मॉडुलस लग जाता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो एफ लिख दीजिए, वेक्टर नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट पे मॉड लगा दीजिए, क्योंकि क्यू नॉट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। इसको नोट कर लेना, अभी न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करेंगे। कहीं पे भी अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड पता लगाना है तो वो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट की मॉडुलस वैल्यू, ठीक। अब यहां से अगर आप देखो कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो देखो एसआई यूनिट फील्ड की क्या होगी, फोर्स की होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और अभी आप आगे देखोगे कैपेसिटर में कि इट इज सेम एज वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, तो 1 न्यूटन पर कूलम इज सेम एज 1 वोल्ट पर मीटर। तो कभी कभी हमें न्यूमेरिकल में न्यूटन पर कूलम यूनिट मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और कहीं कभी कभी वोल्ट पर मीटर मिलेगी। क्लियर है ना। अब एक चीज तो समझ में आ गई कि कहीं आपको फील्ड पता लगाना है, आपने एक चार्ज क्यू नॉट लाके वहां पे रखा, और मैग्नीट्यूड फील्ड का कितना हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ क्यू नॉट। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, क्योंकि फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो तुमने अभी इक्वेशन ये लिखी थी फील्ड की, कि फील्ड वेक्टर फॉर्म में ये लिखा गया था, याद है, एफ ई बाई क्यू नॉट, ये वेक्टर इक्वेशन थी। अब देखो ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि अगर तुम्हारा क्यू नॉट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज रखोगे, तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, और ये वेक्टर इक्वेशन है, तो ये बताएगा ई का डायरेक्शन सेम होगा जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है। वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन आ रहा है क्यू नॉट पे, वही ई का डायरेक्शन होगा, ठीक। एग्जाम्पल, मान लो तुमको पी पे फील्ड पता लगानी है, और तुमने पी पे एक टेस्ट चार्ज ला के रख दिया से 3 कूलम। अब 3 कूलम कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे तुमने पाया, ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नॉर्थ की तरफ लग रही है, ठीक। तुमने पाया कि तुमने इस पे मेजर किया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नॉर्थ की तरफ लग रही है, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो भी किधर होगी, नॉर्थ की तरफ। क्यों, क्योंकि योर टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, तो फील्ड का डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो आप कहोगे सर यहां पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ की तरफ ही होगा, ठीक। तो जब भी आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक। अगर आपका टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो ई का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के, समझ गए, ई का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के उल्टा होगा, क्योंकि ये देखो वेक्टर इक्वेशन। अब ये वेक्टर इक्वेशन में क्यू नॉट पे मॉड तो लगा नहीं है, मॉड हम कब लगाए थे, जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अगर क्यू नॉट नेगेटिव है तो एलएचएस वाला वेक्टर देगा समथिंग नेगेटिव ऑफ एफ ई ना, समथिंग नेगेटिव ऑफ एफ ई, तो एफ ई का उल्टा होगा। एग्जाम्पल, मान लो पॉइंट पी पे तुम्हें फील्ड निकालनी है, और तुमने क्यू नॉट यहां पे रख दिया से -5 कूलम, ठीक। और जब तुमने -5 कूलम रखा तो तुमने पाया कि इस पे जो फोर्स लग रही है एफ ई, वो नॉर्थ की तरफ लग रही है -5 कूलम पे। अब आपको क्या लगता है, अगर -5 कूलम पे नॉर्थ की तरफ फोर्स लग रही है तो पॉइंट पी पे फील्ड किधर होगी, राइट, द फील्ड विल बी टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि यहां तुम्हारा टेस्ट चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के ऑपोजिट होगा, करेक्ट। तो ये फंडा क्लियर हो गया कि टेस्ट चार्ज की साइन क्या बताएगी, आपको फोर्स से रिलेट कराती है फील्ड को, ठीक। और अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये तो डायरेक्शन हो गया, कैसे पता करोगे। अब अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो अभी बताया था, याद है, इसके लिए आप एलएचएस पे केवल ई लिखो, तो ये हो जाएगा एफ ई, और मॉड में क्यू नॉट ले लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं आपको, मान लो ये बेटा पॉइंट पी है, और यहां तुम्हें फील्ड पता लगानी थी, ठीक। तो यहां तुमने एक
2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा लाके, ठीक, और इस पे तुमने पाया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नॉर्थ की तरफ लगी, इस पे कितनी से 8 न्यूटन। अब तुम्हें बताना है फील्ड होगी कि नहीं। तो देखो पहले तो एक चार्ज जब लाके रखे हो तुम, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। जब तुमने पी पे कोई चार्ज लाके रखा है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, इसका मतलब है कि पी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट एट पी, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, व्हाट यू थिंक ये फील्ड किसके वजह से है? अगर मैं आपसे पूछूं, जितना अभी पढ़े हो, कि इज दिस फील्ड ड्यू टू दिस 2 कूलम, इज दिस फील्ड ड्यू टू Q नॉट इज इक्वल टू 2 कूलम, तो तुम्हें क्या लगता है, यस और नो? क्या ये 2 कूलम की वजह से फील्ड है? आंसर इज व्हाट, नो। याद है ना, ये किसी Q नॉट तो क्या है हमारा, Q नॉट एक टेस्ट चार्ज है जिसका काम है फील्ड को पता लगाना। ये फील्ड किसी और सोर्स के वजह से होगी, वो पता लगे वो सोर्स यहां नहीं दिया है, समझिए। Q नॉट का इस फील्ड में कोई रोल नहीं है, बस Q नॉट फील्ड को पता लगाएगा। अब सवाल है फील्ड किधर होगी। पहले मैं पूछा हूं किधर होगी, डायरेक्शन। तो तुमने जो फंडामेंटल सीखा कि अगर तुम्हारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का होगा, ना फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का होगा। तो हमारी फील्ड किधर होगी, नॉर्थ की तरफ, ठीक, हमारी फील्ड किधर होगी, नॉर्थ की तरफ, करेक्ट। अब है कितनी फील्ड होगी, मैग्नीट्यूड, ये तो समझ में आ गया, नॉर्थ की तरफ होगी ना। तो अगर मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड निकालना हो तो मैं केवल E लिखूंगा, ये हो जाएगा Fe बाई मॉडुलस ऑफ Q नॉट। तो Fe कितना है, 8 न्यूटन, और Q नॉट कितना है, 2 कूलम, मॉडुलस 2 का 2 ही आएगा, तो आंसर विल बी 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो अब आपसे पूछा गया था ना P पे कितनी फील्ड होगी, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड at P is 4 न्यूटन पर कूलम टूवर्ड्स नॉर्थ, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब एक कंसेप्चुअल पॉइंट समझना ध्यान से, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। P पे तुमने 2 कूलम का चार्ज रखा और तुमने देखा उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रही है और इतनी फील्ड आ गई। अब अगर तुम ये बताओ, इफ nothing is kept at P, what would be the field at P? बताइए। अगर P पे अब कुछ भी नहीं रखे हो, जैसा जो 2 कूलम रखे थे तुमने उसको उठा के फेंक दिया, समझ गए? जो 2 कूलम का चार्ज लाके रखे थे ना P पे फील्ड पता लगाने को, उसको तुमने उठा के फेंक दिया। तो अब बताओ P खाली हो गया, अब P पे कितनी फील्ड होगी? व्हाट यू थिंक? आप यहां पे वीडियो को स्टिल करो और आंसर लिखिएगा, ठीक। तो सी, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि अगर हम Q नॉट हटाएंगे या बदलेंगे तो फील्ड बदल जाएगी। अगर आपने लेक्चर अभी तक ध्यान से समझा हो तो मैंने शुरू में ही बताया था फील्ड का कि एक तो सोर्स चार्ज होता है जिसके वजह से फील्ड होती है, और एक टेस्ट चार्ज होता है जो फील्ड को पता लगाता है। अगर तुम टेस्ट चार्ज हटा दो, बदल दो, तो फील्ड में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फील्ड उतनी ही रहेगी। तो ये जो 2 कूलम का रोल था वो क्या था? व्हाट यू थिंक 2 कूलम का रोल क्या था? ऑप्शन ए, इसने फील्ड को सेटअप किया, या ऑप्शन बी, इसने एक एग्जिस्टिंग फील्ड को पता लगाया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 कूलम का रोल क्या था? ऑप्शन ए, इसने फील्ड को बनाया, ये जो फील्ड है ना 4 न्यूटन पर कूलम नॉट, ये 2 कूलम ने बनाया। और ऑप्शन बी, नो, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, इसने डिस्कवर किया, इसने डिटेक्ट किया। तो द आंसर इज ऑप्शन बी, ये फील्ड किसी और सोर्स की वजह थी, पहले से थी, Q नॉट की हेल्प से तुमने इसको पता लगाया। तो अगर तुम P पे कुछ भी नहीं रखोगे तब भी तुम्हारी फील्ड क्या होगी? जो एक बार तुम पता लगा चुके हो वही होगी। ये फील्ड तभी बदलेगी जब सोर्स बदलेगा। टेस्ट चार्ज हटा दो तब भी आप कहोगे सर ये होगी 4 न्यूटन पर कूलम नॉर्थ, ठीक। ये पहला कंसेप्चुअल पॉइंट याद रखना। दूसरा कंसेप्चुअल पॉइंट है, अब जैसे मान लो मैं ये कहूं कि इफ Q नॉट इज इक्वल टू 2 कूलम is replaced with Q नॉट is equal to -4 कूलम। ये भी बड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है जिसमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक
फील्ड एट P। ठीक, तो अब क्या रहा है, जो तुम्हारा Q0 था 2 कूलम ना, वो हटा के तुमने P पे क्या रख दिया है, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, कितना, -4 कूलम। अब बताओ P पे फील्ड क्या होगी। तो मैंने कहा ये भी काफी कंसेप्चुअल पॉइंट है जहां अक्सर स्टूडेंट्स केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं। व्हाट आई एक्सपेक्ट यू, यहां पे भी आप वीडियो को स्टिल कीजिए, आंसर लिखिए, फिर रिज्यूम कीजिए और आंसर देखिए अपना। तो यहां पे देखो होगा क्या, फिर से वही लॉजिक सोचो, थिंक द लॉजिक। क्या फील्ड Q0 की वजह से है, आंसर इज नो। क्या फील्ड Q0 की वजह से, आंसर इज नो। फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जो किसी और सोर्स की वजह से है। Q0 का क्या काम था, उसको डिटेक्ट करना। और एक चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, अगर तुमने उसको डिटेक्ट कर लिया, पता लगा लिया, अब तुम अगर Q0 हटा दिए जैसे इसमें किया था, तब भी वो चीज नहीं बदली। अब अगर तुम Q0 बदल दोगे तो क्या लगता है फील्ड बदलेगी, नो, फील्ड अभी भी सेम रहेगी। फील्ड तो सोर्स पर डिपेंड करती है, तो फील्ड अभी भी कितनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 न्यूटन पर कूलम नॉट। अब यहां मालूम है कई बार स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं सर चार्ज तो अब नेगेटिव हो गया ना, चार्ज नेगेटिव हो गया तो फील्ड साउथ क्यों नहीं हो रही है। सी, अभी मैंने आपको बताया, अगर आप ये इक्वेशन देखिए, जो हम लोगों ने फील्ड की इक्वेशन लिखी थी, ये वेक्टर फॉर्म, करेक्ट, ये वाली, तो जो तुमने ये इक्वेशन लिखी थी, तो इसमें जब तुम Q0 बदलोगे हर बार तो Fe बदलेगा, समझ लो, ऑन चेंजिंग Q0 Fe विल चेंज बट फील्ड विल नॉट चेंज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेरी, ये मत सोचना कि E Q0 पे डिपेंड करेगा, ये बदलोगे तो डिनोमिनेटर बदलोगे तो न्यूमरेटर भी बदल जाएगा, बट इस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो इफ यू आर चेंजिंग Q0 तो फील्ड का डायरेक्शन नहीं बदलेगा बेटा, फील्ड तो वही रहेगी, बिकॉज फील्ड इज ड्यू टू सोर्स। तो ऑन changing Q0, Fe will change, maybe in magnitude, maybe in direction, or maybe both in magnitude and direction, but E will remain the same। समझिए, E में कोई चेंज नहीं आएगा। Got it? ये लिख लीजिए। ठीक, तो यहां पे होगा क्या, अभी आगे देखोगे, जब तुम ये Q0 -4 कूलम लाके यहां रख दोगे तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रही थी, नॉर्थ के साइड ना, उसकी हेल्प से तुमने ये पता लगाया, ध्यान से सुनना, जब तुमने यहां पॉजिटिव चार्ज लाके रखा था तो उस पर फोर्स किधर लग रही थी, नॉर्थ के साइड। तो तुमने इस नॉलेज से ये कंक्लूड किया कि यहां एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, किधर, नॉर्थ के साइड। कितनी है, 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक, अब तुम P पे कुछ भी नहीं रखो तब भी फील्ड यही रहेगी, 4 न्यूटन पर कूलम नॉर्थ। और अगर अब तुम P पे नेगेटिव चार्ज भी लाके रख दो तब भी फील्ड यही रहेगी, 4 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स नॉर्थ। हाँ, अभी तुम देखोगे इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी वो बदल जाएगी और उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन साउथ हो जाएगा। समझ गए, अभी देखोगे आके। तो ये याद रखना, अगर तुम Q0 बदलते हो तो Fe चेंज हो जाएगा, बट वेक्टर E चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर E Q0 पे डिपेंड नहीं करता है, वो किसी सोर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर? Now let's see illustration 1. To find the electric field at a point P, a point charge of 20 microcoulomb, you know micro is 10 की power -6, is kept at P and it is found to be acted upon an electric force of 400 Newton towards north. Find the magnitude and direction of electric field at P. अब एकदम आसानी से आप इसे कर लोगे। तो मैं P पे फील्ड पता लगानी थी, तुमने एक टेस्ट चार्ज लाके रखा 20 माइक्रोकूलम का, यानी 20 × 10 की पावर -6 कूलम का, और तुमने ये पाया कि इस पे नॉर्थ की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, इस पे नॉर्थ की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है 400 न्यूटन। तो पूछ रहा है यहाँ कितनी फील्ड होगी और कितनी होगी, कितनी होगी, किधर होगी, सॉरी। तो आप कहोगे सर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पे जिधर फोर्स पाई गई है उधर ही फील्ड होगी। तो एक फंडामेंटल क्लियर हो गया कि हमारी यहाँ पे फील्ड नॉर्थ की तरफ होगी, और कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -6, तो ये कितना आ गया, 20 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये आंसर आ गया 20 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, now see next illustration. To find the electric field at a point P, a point charge of -20 microcoulomb is kept at a point P and it is found to be acted upon by an electric force of 400 Newton towards east.
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P। तो अब देखो P पे कितना टेस्ट चार्ज तुमने रख दिया है, -20 माइक्रोकूलम, ठीक। और इस पे मान लो ये ईस्ट है, जस्ट कहीं पे भी आप बना सकते हो रेफरेंस डायरेक्शन, और इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है 400 न्यूटन ईस्ट की तरफ। तो कितनी फील्ड होगी और किधर होगी? तो पहले बात तो देख लेते हैं किधर फील्ड होगी। तो यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, तो इसके नॉलेज से तुम ये बता सकते हो कि फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के ऑपोजिट होगा, यानी फील्ड का डायरेक्शन ईस्ट के ऑपोजिट होगा, यानी किधर, वेस्ट की तरफ। और कितना होगा? तो आप कहोगे फील्ड होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड बाई क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स इज 400 न्यूटन, और ये हो गया 20 माइनस इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो ये हो गया 400 न्यूटन, और मॉडुलस इसको प्लस बना देगा, तो ये हो गया कितना, 20 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो इतनी आपकी फील्ड होगी किस साइड, वेस्ट की तरफ, ठीक। Okay, now see illustration 3. To find the electric field at a point P, a point charge of 50 microcoulomb is kept at P and it is found to be acted upon by an electric force of 200 Newton towards north. Find the magnitude and direction of the electric field at P. What would be the magnitude and direction of the electric field at point P if in place of 50 microcoulomb charge, a charge of -50 microcoulomb is kept at P? ठीक है, तो you can solve it yourself. अभी मैंने आपको illustration में ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, करेक्ट। इसके नॉलेज से आप फील्ड निकाल लोगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। और फिर आपको क्या लगता है, अगर तुम 50 माइक्रोकूलम की जगह -50 माइक्रोकूलम चार्ज रखोगे तो क्या फील्ड में कोई चेंज आएगा? नो, फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या बदलेगी? उसकी फोर्स बदलेगी, करेक्ट। ओके, चलिए अभी तो आपने देखा फील्ड, अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे कि अगर आप किसी चार्ज को किसी फील्ड में लाते हो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे आप एक चार्ज Q नॉट लाए। अब अगेन द पॉइंट इज दैट, ध्यान रखना ये फील्ड Q नॉट की नहीं है, E इज नॉट ड्यू टू Q नॉट, ठीक है, इट इज ड्यू टू सम अदर एजेंट, ठीक। ये भी अपनी फील्ड बनाएगा, नो डाउट, हर चार्ज या फील्ड का सोर्स होता है, बट इसकी फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। किसी भी चार्ज की खुद की फील्ड, किसी भी चार्ज की खुद की फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती है, समझ गए। तो ये एक तरीके से Q नॉट के लिए एक एक्सटर्नल फील्ड है। Q नॉट के लिए एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एक एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक। तो जब आप Q नॉट को यहां लाके रखोगे, तो अभी आपने इक्वेशन देखी थी कि E की वैल्यू क्या होती है, Fe बाई Q नॉट। तो अगर आप Fe को सब्जेक्ट बना लो तो Fe क्या हो जाएगा, Q नॉट E। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई जो बताएगी कि अगर आप किसी भी चार्ज को Q नॉट को किसी एक्सटर्नल फील्ड E में रखते हो या लाते हो तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जो होगी Q नॉट इंटू वेक्टर E, Q नॉट इंटू वेक्टर E, ठीक। So suppose we have an electric field E in which a charged particle of charge Q naught is present, then the field will exert an electric force on this charged particle. समझ गए? एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उसमें Q naught प्रेजेंट है, तो ये फील्ड उस पर क्या लगाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी। और यहां एक पॉइंट क्लियर रखना, दिस फील्ड इज नॉट ड्यू टू Q naught बट ड्यू टू सम अदर सोर्स, ठीक। ये मत कंफ्यूज होना, इस इक्वेशन में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं E Q naught की नहीं है, ठीक, क्योंकि Q नॉट की फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, ये कोई और एक्सटर्नल फील्ड है। अब देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अगर तुम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो बस Fe लिखोगे, तो Q नॉट को लिख दो मॉड में और ये लिख दो E, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, करेक्ट। अब देखो अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले याद है क्या बताया था कि अगर तुम बार बार Q नॉट बदलोगे तो Fe बदलेगा। तो सी गेट कन्विंस योरसेल्फ, किसी पॉइंट पे अगर तुम बार बार Q नॉट बदल रहे हो, कभी पॉजिटिव ले रहे हो, कभी नेगेटिव ले रहे हो, कभी 10 ले रहे हो, कभी 20 ले रहे हो, तो देखो हर बार Q नॉट बदलने पे Fe बदलेगा, E नहीं बदलेगा। E उस पॉइंट की प्रॉपर्टी है जो किसी सोर्स की वजह से है, समझिए। तो ये तो फील्ड का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब जैसे मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम और यहां तुमने एक चार्ज ला के रख दिया 3 कूलम, तो इस पे ये फील्ड इस पे क्या लगाएगी, फोर्स, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा Q नॉट इंटू E। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू
20 यानी 60 न्यूटन की फोर्स ये फील्ड इस पे लगाएगी, ठीक। एंड अगेन आई रिमाइंड यू, ये फील्ड क्यू नॉट की नहीं है, ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। तो ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ इफ यू सी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि फोर्स लगेगी किधर, देखिए। तो आपने देखा बेटा कि फोर्स आपने लिखा है वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में क्यू नॉट पे मॉडुलस साइन नहीं है, ठीक। तो यहां पे भी दो केस बनेंगे। अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा एज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर क्यू नॉट नेगेटिव है तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। जैसे यहां मान लो इस रूम में जहां तुम बैठे हो, जस्ट विजुअलाइज कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, किधर है, नीचे की तरफ है। अब ये किसी एजेंट की वजह से, वो हमें नहीं मालूम। अब तुम इस रूम में एक प्रोटॉन को ला के रख दो। नो, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो तुमको क्या लगता है प्रोटॉन पे फोर्स किधर लगेगी? तो प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इस पे ये फील्ड जो फोर्स लगाएगी खुद के डायरेक्शन में लगाएगी। किधर लगाएगी? खुद के डायरेक्शन में लगाएगी, ये। और अगर यहां तुम इलेक्ट्रॉन को ला के रख दो तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी? फील्ड के उल्टा लगेगी। देखो फील्ड नहीं बदल रही है, कैन यू सी? फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? किसी एक्सटर्नल एजेंट पे। वो इस पे डिपेंड नहीं कर रही कि तुम प्रोटॉन ला के रख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ला के रख रहे हो ना, बदल क्या रही है? फोर्सेस, ठीक। तो ये समझ गए, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स विल डिपेंड ऑन द साइन ऑफ क्यू नॉट। पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड किधर फोर्स लगाती है? खुद के डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड किधर फोर्स लगाती है? खुद के डायरेक्शन पे। नेगेटिव चार्ज में फील्ड किधर फोर्स लगाती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अब जैसे सपोज द रूम इन विच यू आर सिटिंग हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. An electron, proton and alpha particle and a neutron are released in the room. Find the magnitude and direction of the electric force on each of these particles. ठीक है। तो आप जिस रूम में बैठे हो वहां अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी? 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक। और अगर हमें फोर्स का कोई भी चार्ज लाते हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये। तो और पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड किधर फोर्स किधर लगती है? जिधर आपकी फील्ड होती है। तो आप एक बार इलेक्ट्रॉन रखें रूम में, एक बार आप प्रोटॉन रखें, एक बार आप अल्फा पार्टिकल रखें और एक बार आप न्यूट्रॉन रखें। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2e और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। तो सबसे पहले तो इन चारों पे मुझे फील्ड का डायरेक्शन बता दो। सॉरी, फील्ड कह रहा हूँ, फील्ड तो ऊपर ही रहेगी, फील्ड विल नॉट चेंज विद द पार्टिकल। इन चारों पे मुझे फोर्स का डायरेक्शन बता दो, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर किधर लगेगी। तो तुमने देखा सर, फोर्स क्यू के साइन पे डिपेंड करती है। अगर क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, क्यू नेगेटिव है तो फोर्स और फील्ड ऑपोजिट होता है। तो फील्ड है ऊपर और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी? नीचे, ठीक। प्रोटॉन पॉजिटिव ऊपर, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, जिधर फील्ड है उधर ही लगेगी। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये तो आपके फोर्सेस के डायरेक्शन आ गए। देख रहे हो, फील्ड नहीं बदल रही, चारों में फोर्सेस बदल गई। अच्छा, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड ये लगा दो। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो होगी -e, यानी स्मॉल e। प्रोटॉन पे कितनी लगेगी? mod ऑफ e, यानी स्मॉल e। देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। अल्फा पार्टिकल पे कितनी लगेगी? तो 2e इंटू e, यानी 2e। और न्यूट्रॉन पे तो आपने देखा ही कोई फोर्स लगेगी नहीं क्योंकि न्यूट्रल है, ठीक। तो ये प्रॉब्लम हो गई। इसके साथ जो डीपीपी है, आप ऐप पे, जो हमारा ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री डीपीपी है, उसको आप कर लोगे क्योंकि इससे रिलेटेड उसमें कई न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम्स है, तो और आपका कमांड हो जाएगा, एकदम फ्लुएंसी आ जाएगी कंसेप्ट्स पे। चलिए अब सी द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम इज केप्ट एट P। तो तुम्हें P पे
इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी थी। ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, अब इससे और बेटर समझ पाओगे कि जब टेस्ट चार्ज बदलोगे तो क्या क्या बदलेगा। हो सकता है शुरू में आप उतना क्लियर नहीं हो पाए हो, अब और तुम्हारा विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे आपने 50 माइक्रो कूलम का चार्ज रख दिया और ये पाया गया कि इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है नॉर्थ की तरफ, कितनी, 200 न्यूटन की। अब पहले पार्ट में पूछ रहा है कि ये बताओ यहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फील्ड का कितना होगा। तो पार्ट ए, तो पहले तो बताओ बेटा, जब तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रही है। तो जितना हमने नॉलेज अभी तक सीखा है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का होता है। तो जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नॉर्थ की तरफ आएगी, कितनी, तो फोर्स को हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें, तो 200 बाई 50 इंटू 10 की पावर -6, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये पहला पार्ट हो गया। ठीक, अब पूछ रहा है व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट इफ इन प्लेस ऑफ 50 माइक्रोकूलम अ चार्ज ऑफ -50 माइक्रोकूलम इज केप्ट। तो ये मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। क्या पी पे तुम कुछ भी मत रखो या तुम दूसरा चार्ज रख दो, कितना, -50 माइक्रोकूलम, क्या फील्ड बदलेगी? व्हाट यू थिंक, क्या फील्ड बदलेगी? नो, फील्ड टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। तो फील्ड बेटा अभी भी किधर रहेगी, नॉर्थ की तरफ रहेगी, कितनी, 4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये सेम रहेगी ना। क्या बदलेगा, फोर्स, याद है पहले भी बताया था, अब एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, देखो फील्ड तुमने इसकी हेल्प से पता लगा लिया, वो एग्जिस्ट कर रही है तो फील्ड यही रहेगी, फोर्स बदल जाएगी। अब थर्ड पार्ट में पूछ रहा है फील्ड यही रहेगी कि अब ये बताओ अगर Q नॉट -50 रखोगे P पे, अब फील्ड तो तुमने कहा सर नॉर्थ की तरफ ही है, ये तो बदलेगी नहीं, तो फोर्स किधर लगेगी? तो अब देखो तुमने कहा कि सर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, Q नॉट इंटू ई, और फोर्स का डायरेक्शन क्या सीखा, अगर E पॉजिटिव है, अरे सॉरी, अगर Q नॉट पॉजिटिव है तो फोर्स वहीं होगी जिधर E होगी, अगर Q नॉट पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर E होगा, और अगर Q नॉट नेगेटिव है तो फोर्स E के ऑपोजिट होगी। तो इस केस में Q नॉट है नेगेटिव, तो जब यहां तुम -50 माइक्रोकूलम रखोगे तो फील्ड तो बदली नहीं, बट इस पर फोर्स बदल जाएगी। अब इस पर फोर्स किधर लगेगी, साउथ की तरफ, और कितनी लगेगी, तो आप कह दो ये सर Q नॉट इंटू ई, मॉडुलस ऑफ Q नॉट, यानी मॉडुलस ऑफ -50 इंटू 10 की पावर -6, और ई कितना आया था, 4 इंटू 10 की पावर 6, तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये आ गया 200 न्यूटन। तो जब तुम -50 माइक्रोकूलम का चार्ज रख रहे हो तो फोर्स विल बी 200 न्यूटन टुवर्ड्स वेयर, टुवर्ड्स साउथ। समझ गए? तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप Q नॉट बदलोगे फील्ड आपकी नहीं बदलेगी, फोर्स बदल जाएगी। समझ गए? ओके, नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम्स जिसमें फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है और वो इक्विलिब्रियम में होता है। अब देखो इक्विलिब्रियम दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जब कोई चीज रुकी हो, और एक डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब हो गया कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो। ठीक, तो ये दोनों ही इक्विलिब्रियम होते हैं, और दोनों केस में ही जो नेट फोर्स होती है पार्टिकल पे या ऑब्जेक्ट पे वो जीरो होती है। ठीक, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट पे या पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स बना लो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉलेज से। ठीक, फिर और जो फोर्सेस लग रही हो वो बना लो, मे बी mg वर्टिकली डाउनवर्ड, या स्ट्रिंग है तो टेंशन लग सकता है, ठीक है, अब थ्रस्ट लग सकता है, फ्लूइड है, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स लग सकता है। ठीक, तो बाकी फोर्सेस बना लीजिए और फिर सब फोर्सेस का सम जीरो कर दीजिए। ये स्किल यूज होगी जब आप फील्ड में चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम करोगे। ठीक, नोट कर लीजिएगा। लेट्स सी, एक पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप, और हमें प्रिवेंट करना है कि गिरे ना, बाय अप्लाइंग अ वर्टिकल फील्ड। और फील्ड कितनी अप्लाई करनी है, 100 वोल्ट पर मीटर, इतनी फील्ड तुम्हें अप्लाई करनी है। ठीक, और मास आपको ड्रॉप कर दिया है कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम।
तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉप में होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉप में होने चाहिए। तो देखो एक पहले एक तो फोर्स इस पे mg लगेगी। एक बात तो पक्की है कि पहली फोर्स इस पे क्या लगेगी बेटा, mg, ग्रेविटी, जो इसको नीचे गिराना चाहेगी। अब ये बताओ अगर तुम चाहते हो गिरे ना, ये फ्लोट करे ड्रॉप, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी चाहिए ना, किधर, ऊपर। तुम्हें एक इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए होगी ऊपर। तो एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज नीडेड अपवर्ड, Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज नीडेड अपवर्ड्स टू प्रिवेंट फॉलिंग। ठीक, अब ये बताओ, ये तो पक्का हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर चाहिए। अब बताओ फील्ड किधर होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी कहां से, तुम्हें एक फील्ड सेटअप करना होगा रूम में, एक फील्ड स्विच ऑन करना होगा, और वर्टिकल होनी चाहिए फील्ड। तो दो ही ऑप्शन है, या तो फील्ड ऊपर हो या फील्ड नीचे हो। और ऑयल जो ड्रॉप है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ऑयल ड्रॉप क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए? तो की पॉइंट समझो, ऑयल ड्रॉप है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए ऊपर। ऑयल ड्रॉप है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए ऊपर, तो वेयर मस्ट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने अभी फंडामेंटल क्या पढ़ा कि फील्ड में जब भी चार्ज प्रेजेंट होता है, फील्ड उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड खुद के डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड अपने से ऑपोजिट फोर्स लगाती है। तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव है और हमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर चाहिए, तो एक बात तो पक्की है कि फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर चाहिए होगी, तभी आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगी ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चाहिए होगी, तभी इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर आएगी, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। ठीक, अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि फॉल नहीं होना है, तो नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो जितनी फोर्स ऊपर लग रही है Fe का मैग्नीट्यूड वही mg होना चाहिए। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिखा जाएगा, वेक्टर इक्वेशन नहीं है ये। अब Fe कितना होगा, QE इज इक्वल टू mg। अब हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था कि Q को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो देयरफॉर NEE इज इक्वल टू mg। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, mg डिवाइडेड बाई EE। तो m कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम में दिया है, और ग्राम को kg में कर दो तो फिर 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, g को ले लीजिए 10। E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी दी है, 100। तो ये आपकी कैंसिल आउट हो गई। सो व्हाट आंसर वी विल गेट, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ गया 10 की पावर -6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई so we'll get 10 की पावर 12. The answer is coming to be 10 की पावर 12, n की वैल्यू आ गई। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सी एक कंसेप्ट हम कैपेसिटर का देख लें, क्योंकि फील्ड की कुछ प्रॉब्लम में यूज होगा। जब आगे आप कैपेसिटर पढ़ोगे, ठीक, तो यहां पढ़ोगे कैपेसिटर बेसिकली जैसे मान लो ऐसे दो पैरेलल प्लेट्स है, ठीक, तो ये जो सिस्टम है इसको कैपेसिटर कहेंगे, और एक इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव, और इसके अंदर बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, ये बनती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V है, ऑफ कोर्स इसकी यूनिट वोल्ट होती है। तो E की वैल्यू आप वहाँ पे देखोगे कैपेसिटर में, ये आती है V/d। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक दो प्रॉब्लम हमें ये फॉर्मूला यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, तो दो अगर पैरेलल प्लेट्स है या कैपेसिटर है जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज V है और डिस्टेंस d है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है V/d। ठीक, इसको हम याद रखेंगे। यहीं से देखो यूनिट भी आती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, एक यूनिट क्या आती है फील्ड की, वोल्ट पर मीटर, वो यहीं से आती है। V हो गया वोल्ट, D हो गया मीटर। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज एक दो प्रॉब्लम में यूज होगा। अब देखिए, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हिच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट।
अब यहां देखो क्या कह रहा है, जैसे ये भी वैसे ही प्रॉब्लम है, बट यहां पे मालूम है तुमको सीधे फील्ड नहीं पूछ रहा। ये दो प्लेट्स है और ये ऑयल ड्रॉप है, ये क्या हो गई हमारी ऑयल ड्रॉप हो गई। और ऑयल ड्रॉप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और आपसे कह रहा है इसका मास आपको दिया है, तो एक इसका वेट लगेगा नीचे, करेक्ट, एक वेट लगेगा नीचे। अब अगर ये बैलेंस करना है तो तुमको याद है नेट फोर्स 0 चाहिए, तो तुम कहोगे सर एक इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे ऊपर लगनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बननी चाहिए। अब कौन बना रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कैपेसिटर की दो प्लेट्स ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बन रही है, ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स के कारण। तो ऑयल ड्रॉप बैलेंस है, तो आप कहोगे सर इस पे नेट फोर्स 0 होगी, तो आप कहोगे सर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो mg के बराबर होगी, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, QE, तो ये कितनी हो जाएगी, mg। Q क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो n इंटू स्मॉल e इंटू कैपिटल E इज mg, ठीक। अब अगर मैं E को सब्जेक्ट बना लूँ, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई ne, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, वोल्टेज, तो तुमसे देखो E ना पूछ के वोल्टेज पूछ रहा है। तो अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा कि अगर दो प्लेट्स होती है कैपेसिटर की और D डिस्टेंस होता है, V वोल्टेज होता है, तो इनके बीच की फील्ड V/D लिखती हो, तो E को क्या रख दो, V/D, तो विल बी mg बाई ne। अब V को बना लीजिए सब्जेक्ट, तो V क्या हो जाएगा, mgd बाई ne, ये आ गया वोल्टेज। और सब कुछ SI यूनिट में रख दीजिए, तो मास है 3 इंटू 10 की पावर -16, 3 इंटू 10 की पावर -16, जी की वैल्यू 10 दी हुई है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है हमें, 5 मिलीमीटर, और 10 इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, तो 5 मिलीमीटर मतलब SI यूनिट में ये हो गया, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 10 की पावर -19, और यूनिट वोल्ट आएगी, ठीक, यूनिट क्या आएगी, वोल्ट आएगी। तो व्हाट विल बी द आंसर, 3 so your answer will come to be 9.375 volt is the answer, correct, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। Now see, a pendulum of mass 80 milligram carrying a charge of this much is at rest in the horizontal field। अब देखो बेटा यहाँ पे एक मान लो पेंडुलम है और अभी फील्ड नहीं है, तो एक इस पे T लग रहा है, एक mg लग रहा है, भले चार्ज हो, केवल चार्ज होने से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स तब लगेगी जब दोनों चीजें हो, चार्ज भी हो और फील्ड भी हो ना, चार्ज भी हो और फील्ड भी हो। अब तुमने क्या किया, इसको एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक। अब होगा क्या, ये पेंडुलम पहले ऐसे था, अब ये फील्ड क्या करेगी, देखो ये फील्ड इस बॉब पे फोर्स लगाएगी ना इधर, तो ये टिल्ट करेगा और एक समय ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा जहां नेट फोर्स इस पे 0 होगी, ठीक। तो मान लो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है बॉब की, और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ अगर मैं इसका FBD बनाता हूँ, तो एक स्ट्रिंग लगाएगी, स्ट्रिंग खींचती है हमेशा, टेंशनल फोर्स, एक mg लगेगा वेट इसका, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी ये Fe ना, एक Fe लगेगा, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि पहले तो टेंशन कितना होगा और कितना ये एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ इक्विलिब्रियम में, ठीक। तो अब आप यहाँ वेक्टर का कंसेप्ट, आप लैमीज थ्योरम भी लगा सकते हो और आप कंपोनेंट भी ले सकते हो। तो मान लो मैं कंपोनेंट लेता हूँ, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या आएगा, t cos थीटा, और ये क्या आएगा, t sin थीटा। तो मेरी नेट फोर्स दोनों एक्सेस पे 0 होगी, तो नेट फोर्स x एक्सेस पे भी 0 होगी, सो आई विल हैव द इक्वेशन Fe इक्वल टू t sin थीटा, करेक्ट। और नेट फोर्स y एक्सेस पे भी 0 होगी, सो आई विल हैव द इक्वेशन t cos थीटा इज इक्वल टू mg, करेक्ट।
अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 या 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, साइन और कॉस एक साइड ले आऊं, सो आई विल गेट टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इज व्हाट, एफ ई बाई एम जी। तो देखिए टी कैंसिल आउट हो गया, तो टैन थीटा कितना आ गया, एफ ई बाई एम जी। अब एफ ई कितना हो जाएगा, याद है क्यू ई, क्यू इज द चार्ज, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -8 दी है और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर 4, तो ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 की पावर -8, ये हो गई 2 इंटू 10 की पावर 4। ठीक, मास कितना दिया है हमें, 80 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम दिया है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मिलीग्राम, ग्राम में कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, और केजी में कितना हो जाएगा, अब ये तो हो गया ग्राम में ना, और फिर ग्राम को केजी में 10 की पावर -3, और फिर जी की वैल्यू हम 10 रख दे। ठीक, तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा, 2 एक्सपोनेंट -8 तो ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू 0.5। अब थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0.5, तो आप tan इनवर्स ऑफ 0.5 निकाल लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली विल गेट 26.56 यानी 26.6 डिग्री। तो आंसर इज गिवन एज 27 डिग्री, राउंड ऑफ करके दिया है, एग्जैक्ट आंसर 26.6 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है ये तो एंगल आ गया, कितना वो वर्टिकल के साथ बनाएगा। अब पूछ रहा है जो टेंशनल फोर्स होगी वो कितनी होगी, तो अब आप देखो थीटा आ गया। अब आप टी निकालने के लिए इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो जैसे आप इक्वेशन 2 में कॉस थीटा रख दो कितना, तो सॉरी टी को सब्जेक्ट बना लो, तो टी क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से, टी विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी, मास कितना 80 मिली इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10, और कॉस ऑफ 27 डिग्री ले ले, तो 80 एक्सपोनेंट -3 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाई कॉस 27, तो ये आ गया आपका 8.97 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। दिस विल बी द आंसर। 8.81 दिया वो यहाँ, वो अप्रॉक्सीमेट आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर से जो प्रिसाइज हो रहा है वो, और प्रिंटेड आंसर में हल्का फुल्का डिफरेंस है। तो टी आ गया 8.97 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन। ठीक, सो दिस वाज द लेक्चर 1 ऑफ स्कूल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके साथ अटैच डीपीपी है। एज आई टोल्ड यू कि आपका बेस्ट एब्जॉर्प्शन और प्रैक्टिस तभी होगी जब इन फंडामेंटल्स के बाद आप रिलेटेड थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पूरा जो मेरा मॉडल है टीचिंग का वो एकदम स्टेप्स में 0 लेवल से एकदम ऊपर लेवल तक। हाँ, ये पूरा बोर्ड सीरीज है, समझिए। तो आप नीचे हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और उसको इंस्टॉल करने के बाद you will be added in the batch. It's a free batch, उसमें lots of study material are there, free test है, और इनके DPP से, तो हर लेक्चर के बाद आप DPP लगा लोगे तो आप एकदम फ्लुएंट हो जाओगे उतने टॉपिक्स पे, और अगले टॉपिक के लिए यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। तो अब लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आई होप लेक्चर 2 के पहले आप इस लेक्चर को कायदे से रिवीजन कर लोगे और रिलेटेड DPP वर्कआउट कर लोगे। ओके।